So let's start chapter 10, the philosophy of the constitution. So why should we study philosophy of the constitution? जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे हम तो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पता लग जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लग जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का हमको पता लगेगा। इसके बाद में वी मस्ट आस्क व्हाई वाज कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था हमारे लिए। व्हाट मोरल विजन डज इट रिफ्लेक्ट। क्या क्या इसमें जो मोरल विजन है, जो अपने को एक रिफ्लेक्शन मिलती है, जो अपने को रिफ्लेक्ट होता है, जो अपने को पता लगता है कि क्या क्या इसमें मोरल विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। एंड व्हाट आर इट्स स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। स्ट्रेंथ्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की और कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ये चैप्टर जो है एक्सप्लोर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की मोरल फाउंडेशंस क्या है, कोर फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, अचीवमेंट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज मेंट बाय फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी से क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये तो हमको सबको पता लग गया होगा अब तक। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। एक जो एरिया है जहाँ पे रह रहे हैं लोग, तो वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, उस लैंड का सुप्रीम लॉ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सो समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगल डॉक्यूमेंट ओनली बट लॉज रिफ्लेक्ट मोरल वैल्यूज। कईयों को ये हो सकता है कि ये लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है सिर्फ। हाँ सही है, सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसके अलावा जो लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उनमें मोरल वैल्यूज का भी एक रिफ्लेक्शन होता है, मोरल वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है, लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट्स इक्वलिटी। अब किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव रोकने के लिए कोई लॉ बनाया जाए तो इक्वलिटी का वहाँ एक रिफ्लेक्शन मिलेगा, इक्वलिटी रिफ्लेक्ट होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये लिबर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। कोई लॉ बनाया जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए तो लिबर्टी दिखती है, वहाँ पे आज़ादी दे दी गई है। दस लॉ प्लस मोरल विजन इज कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। सो लॉ हो और मोरल विजन हो, इन दोनों को मिला के हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है। सो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ constitutional philosophy. Now, political philosophy approach includes conceptual clarity, coherent vision, study of constituent assembly debates. So जो political philosophy approach है, भाई हम एक philosophy जानना चाहें, राजनीतिक दर्शन जानना चाहें, तो वो अप्रोच समझना चाहें तो सबसे पहले अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अपने को कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे कि राइट्स क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या है, माइनॉरिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है। अब तक हमने 19 चैप्टर पढ़ लिए हैं लगभग, 17 चैप्टर सॉरी। तो 17 चैप्टरों का अध्ययन किया है हमने 11th क्लास में। तो राइट्स, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी बार बार रिपीट हो के आए होंगे, वो हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। कोहेरेंट विजन, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन इमेजिनिंग। जो एक विजन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो कैसी सोसाइटी को इमेजिन किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा है, वो हमको एक आइडिया होना चाहिए। एंड स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुए थे उनका स्टडी करना, अध्ययन करना, ताकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उनके इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है उसको समझ सके हम थोड़ा। किस लिए, जस्टिफिकेशंस के लिए, मोरल रीजनिंग के लिए और फाउंडिंग विजन के लिए। कि जो भी कुछ रखा गया है, कोई आर्टिकल रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई आइडिया रखा गया है, कोई वैल्यूज रखी गई है, कोई राइट बताया गया है, एटसेट्रा, तो वो क्यों रखा गया है, जस्टिफिकेशन वो जानना है अपने को। तो वो तभी जान पाएंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को स्टडी करें। इंटरनेट पे हम सर्च करेंगे तो हमको ऑनलाइन आर्काइव्स में मिल जाएंगे। मोरल रीजनिंग, तो जो एक तर्क की क्षमता हो, सबको तर्क करना आना चाहिए। तो एक जो मोरल रीजनिंग का जो एक, जैसे कि मोरल रीजनिंग हो रही है इक्वलिटी को लेके, मोरल रीजनिंग हो रही है लिबर्टी को लेके, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, हमको पता है, धर्म के आधार पे भेदभाव है, जाति के आधार पे भेदभाव है, तो वहाँ पे इक्वलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये जो मोरल रीजनिंग जहाँ की जाए कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नैतिक तौर पे सही नहीं है ये, है ना। तो ये तभी अपने को समझ में आएगा जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को अच्छे से अध्ययन करें। यानी कि समझ में शैलो एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन एक डेप्थ जो चाहिए हमको वो तभी मिल सकती है जब हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को स्टडी करें। फाउंडिंग विजन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो एक मूल आधार था, क्या एक दूरदर्शिता थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो हमको तभी पता लगेगा जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को स्टडी करें, उनका अध्ययन करें।
कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक माध्यम बन रहा है एक लोकतांत्रिक चेंज आने में, ट्रांसफॉर्मेशन आने में। जैसे स्टेट की जो पावर है, राष्ट्र की जो पावर होती है, उसको लिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न स्टेट हैज मोनोपोली ओवर फोर्स, पावर ऑफ कोerशन। आजकल जो स्टेट्स बनते हैं, आमतौर पे जितने भी देश है विश्व में, उनका एक जनरल परसेप्शन से बात करें तो जो देश होते हैं, जो स्टेट होते हैं, उनकी मोनोपोली होती है फोर्स के ऊपर, पावर के ऊपर, और वो अपनी पावर एग्जर्ट करते हैं, है ना। धक्के से मान लो कि पावर अपनी शो करना चाहते हैं, एग्जर्ट करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ड्रॉज रूल्स ऑफ द गेम, प्रिवेंट्स टिरेनी एंड चेक्स अब्यूज ऑफ पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन नकेल डाल देता है स्टेट को, राष्ट्र को, कि वो आर्बिट्रेरी पावर मनमानी ना करनी शुरू कर दे। जिससे क्या है कि जो उसके सिटीजन्स है वो परेशान होना ना शुरू हो जाए, उनका जो एक लिबर्टी फ्रीडम का स्फेयर है, उनके फंडामेंटल राइट्स है, वो वायलेट होना ना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो जो स्टेट है उसकी पावर को लिमिट करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द स्टेट, और ये स्टेट की कुछ बाउंड्री सेट कर दी गई है कि स्टेट क्या है, इतना इतना ही काम कर सकता है, इससे बाहर स्टेट काम नहीं कर पाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये जो बाउंड्री डिसाइड की जा रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड की जा रही है। अनेबलिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अगला आयाम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक सोशल हिरार्कीज। भाई कोई भी सोशल हिरार्की थी, कास्ट वाली देख ले हम, कि कास्ट का बोल दिया कि यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय है, यहाँ वैश्य है, यहाँ शूद्र है ना। तो ये जो बोल दिया है, कास्ट हिरार्की बना दी गई है, यहाँ अनटचेबल्स है। तो ये जो कास्ट हिरार्की बना दी गई है, तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक्स सच कास्ट हिरार्की। किस मुद्दे पे, किस प्रिंसिपल पे? इक्वलिटी के कंसेप्ट के ऊपर। इक्वलिटी का जो आइडिया है, जो विजन है इक्वलिटी का, जो कंसेप्ट है इक्वलिटी का, वो आता है और इनको क्रॉस कर देता है कि ये इरेशनल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। रैशनैलिटी की बात करें तो हम, कॉन्स्टिट्यूशन सोशल हायरार्कीज ब्रेक करता है। जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होता है, उनको एम्पावर करता है। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनको राइट्स ना हो, जो माइनॉरिटी में हो, जिनको कुछ दिक्कतें हो, ग्रीवेंसेस हो, तो उनको मान लो कि आगे लेके आता है, उनको सोशल जस्टिस देने की कोशिश करता है, उनको सोशल जस्टिस मिलता है। प्रमोट्स फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रीडम प्रमोट करता है, इक्वलिटी समानता और न्याय प्रमोट करता है। नेहरू कोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड नेशन ऑन द मून। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इकट्ठा हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो नेहरू जी ने उस समय एक बात की थी कि जो हमारा राष्ट्र है अब गति पकड़ चुका है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज एम्बेड कर रहे हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट में। दस कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स पावर एम्पावर्स वीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्टेट की पावर प्रतिबंध कर रहा है, स्टेट की पावर के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। देश की पावर के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, लिमिट लगा रहा है। और जो कमजोर लोग हैं उनको पावर दे रहा है, थोड़ी लिबर्टी दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स दे रहा है। नाउ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वन वर्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी, एक शब्द में वो परिभाषित नहीं की जा सकती। जैसे हम बोले क्या फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम बोलेंगे लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, इगैलिटेरियन भी, सारे इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है, सारे इक्वल है, ऑल आर इक्वल। सेकुलर भी है, फेडरल भी है, सेंसिटिव टू माइनॉरिटीज भी है, कमिटेड टू नेशनल यूनिटी भी है, डेमोक्रेसी इज द एम्पायर। कि हम बात करें, फ्रीडम की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरल है, फ्रीडम की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक है, और इक्वलिटी की भी बात करता है, इगैलिटेरियन मीन्स इक्वलिटी। और सेकुलरिज्म हम पढ़ चुके हैं। सेकुलर आइडिया है, सेकुलरिज्म को मतलब मानता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, वी आर क्वासी फेडरल कंट्री। और जो माइनॉरिटीज है, जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकती है, तो उनको बचाने के लिए, उनको मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रोएक्टिव तत्पर रहता है। एंड कमिटेड टू नेशनल यूनिटी, और सब एक साथ होके चल सके, सब एक साथ चल सके। एक जो है कि राष्ट्रीय एकता हो, नेशनल यूनिटी हो, तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटमेंट देखने को मिलेगी। कुल मिला के खास करके हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो एम्पायर है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है, तो उसमें डेमोक्रेसी एम्पायर है। डेमोक्रेसी
ये जो आइडियाज है वो वहाँ पे मतलब कि अपने को एक दिशा दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या करना चाहिए ना। कोर फीचर्स क्या है, सब्सटेंटिव अचीवमेंट्स की बात करें हम, तो इंडिविजुअल फ्रीडम देता है कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल कैरेक्टर की बात करें तो हिस्टोरिकल रूट्स देखें, राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय जो थे, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी उन्होंने कि प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम का एक हमने आइडिया रखा हुआ है। रोलेट एक्ट जो था उसका अपोजिशन किया गया था कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी खास करके, सो उसको अपोजिशन दी गई। और इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडेड था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडेड था, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट इंक्लूडेड था, और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इंक्लूडेड था। यानी कि जब रोलेट एक्ट पास हुआ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं था, और आर्बिट्ररी अरेस्ट, किसी को भी आर्बिट्ररी अरेस्ट किया जा सकता था किसी भी टाइम। और चेतना, भाई सब हमारी एक चेतना होती है जो हमको ये बताती है क्या सही है क्या गलत है। कंसाइंस जो है, सती प्रथा थी जैसे, है ना, तो हमको पता था वो गलत थी, लेकिन फिर भी हमारा समाज क्या है कि वो कुप्रथाओं में लिप्त था, फंसा हुआ था। सो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सही क्या है गलत क्या है वो हम निर्णय ले सके, फैसला ले सके, हमारी चेतना गवाह दे, हमारी आत्मा गवाह दे कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये चीजें नहीं थी, तो इनको अचीव करने के लिए मान लो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय ये आगे आए, तो वो एक हिस्टोरिकल जो रूट्स है वो आज उनसे भी कुछ कंसेप्ट ड्राइव होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलता है। सोशल जस्टिस क्या है, इंडियन लिबरलिज्म इज नॉट क्लासिकल वेस्टर्न लिबरलिज्म। हमारी बहुत बार बात हुई है कि कोई भी वेस्ट से आइडिया आया है ना वो री इंटरप्रेट करके रखा है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो इंडियन लिबरलिज्म है वो क्लासिकल वेस्टर्न लिबरलिज्म से अलग है। वेस्टर्न लिबरलिज्म क्या बात करता है, इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करता है सिर्फ। हमारा जो लिबरलिज्म है, लिबर्टी और सोशल जस्टिस, यानी कि एक इंडिविजुअल है और उसके साथ में सोशल जस्टिस को भी एम्बेड करके चलता है ना। कि मान लो कि एक इंडिविजुअल है और वो मान लो उससे 10 जने और प्रभावित हो रहे हैं, तो उस इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उस उन 10 जनों का नुकसान ना करे। हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल वाला पढ़ा था हमने, है ना। तो इसलिए लिबर्टी और सोशल जस्टिस एक साथ लेके चल रहा है हमारा लिबरलिज्म। एग्जाम्पल क्या है, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इंडियन लिबरलिज्म में आ रहे हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन। लिबरल यानी कुछ आज़ादी देना, यानी कि एससी एसटी को आज़ादी नहीं थी जैसे कोई भी जैसे गवर्नमेंट जॉब में इलेक्शन में खड़ा होने में, तो उनको थोड़ी लिबर्टी थी, आज़ादी थी रिजर्वेशन से। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो जो नौकरियां निकलती है, मान लो कि कुछ जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सर्टेन कम्युनिटीज पीछे रह गई थी, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिजर्वेशन दे देना इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, है ना, तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें जैसे कि रिजर्वेशन दे देना, वीमेन को दे देना, एससी एसटी को दे देना, या फिर और कोई माइनॉरिटीज है उनको दे देना रिजर्वेशन। तो वो हमारी एक लिबरल अप्रोच दिखा रहा है कि हम क्या है कि इंक्लूजन करना चाह रहे हैं सबका, सबको इक्वलिटी देना चाह रहे हैं, या फिर इक्विटी सर्व करना चाह रहे हैं। गोल क्या है, रियल इक्वलिटी नॉट जस्ट फॉर्मल इक्वलिटी। क्या लक्ष्य है हमारा ऐसा करने का, हमको वास्तविक मायने में जो समानता है, इक्वलिटी है, वो चाहिए, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो लिख दी गई है, ठीक है, वो अच्छी बात लिखी हुई है, तो थ्योरेटिकली तो लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट प्रैक्टिकली हम अचीव कर रहे हैं इन चीजों से। सो वी वांट रियल इक्वलिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। और इंडिया क्या है कि मल्टी रिलीजियस है और मल्टीलिंगुअल है और हिरार्किकल सोसाइटी है। बहुत से धर्म है इधर, बहुत सी भाषाएं हैं, और आज भी मान लो कि हमारा जो समाज है आज भी यूं विभाजित है, हिरार्कीज में। किसी को बड़ा ओहदा मानते हैं समुदाय को, किसी समुदाय को छोटा ओहदा मानते हैं। आज भी इंडिया इन्हीं चीजों में फंसा है। पहले से तो कम हो गया लेकिन अब भी है, आंशिक रूप से फंसा हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रिकॉग्नाइजेस कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। तो जो माइनॉरिटीज है, जो कम्युनिटीज है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना कॉन्स्टिट्यूशन का एक धर्म हो गया, काम हो गया। प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी कल्चर, माइनॉरिटीज का कल्चर प्रोटेक्ट करके चलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अलाउज रिलीजियस कम्युनिटीज टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए परमिशन देता है। रिलीजन नॉट ट्रीटेड एज प्योरली प्राइवेट, तो जो रिलीजन है वो प्योरली एक प्राइवेट कंसेप्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सो सेक्युलरिज्म विच इज इंडियन मॉडल। सो वेस्टर्न मॉडल की तो बात हो गई थी हमारी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे बात करता है वेस्टर्न मॉडल। स्टेट क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूड मानता है अपने आप को। स्टेट इज सेइंग कि जैसे कि ये स्फेयर जो है,
ये वाला स्टेट का है, और ये वाला जो है, ये वाला रिलीजन का है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। वेस्टर्न मॉडल है ये। इंडियन मॉडल इंडियन मॉडल किस चीज को मानता है, कैसे काम करता है? प्रिंसिपल डिस्टेंस, कि एक सही मायने में कितनी डिस्टेंस बना के रखनी है, उसके प्रिंसिपल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है काम करता है। अभी जो पिछले चैप्टर्स में जो सेक्युलरिज्म का चैप्टर था, उसमें बात बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में डिस्कस हो चुकी है। सो स्टेट में हमारा जो मॉडल है, उसमें हमारा जो संघ है, राष्ट्र है, इंटरवीन कर सकता है। इनजस्टिस कुछ है तो उसको हटाने के लिए, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया। प्रोवाइड एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तो उनको सहयोग भी दे सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रेगुलेट हार्मफुल प्रैक्टिसेस, और कुछ हार्मफुल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो समाज के लिए सही नहीं है, तो उनको रेगुलेट भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो उनको बंद कर सकता है। उनके लिए कुछ रूल्स निकाल सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सरकार को कुछ दिशा निर्देश दे दे जैसे। सो गोल क्या है कि लिबर्टी प्रमोट करना, इक्वलिटी प्रमोट करना और जस्टिस प्रमोट करना। दस इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? फ्लेक्सिबल है और वैल्यू ओरिएंटेड है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें हम, सो फ्रॉम बिगिनिंग वन पर्सन वन वोट, नो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इवन बिफोर मैनी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, रूटेड इन नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल फॉर ऑल। कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी सारे जितने भी सिटीजन इंडिया के वोट कर सके वो। कोई भी ये ना है कि किसी के पास प्रॉपर्टी है या नहीं, सबको वोट करने का अधिकार हो। कोई भी उनका जेंडर हो, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना, किसी का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और जैसे कि इसका हम रूट देखें तो नेशनलिज्म में ये रूट मिलता है। उदय कहाँ से हुआ इसका? सो इस विचारधारा का, जैसे कि जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, वहां से इस विचारधारा का उदय हुआ है। और डेमोक्रेसी जो है सबके लिए है। तो सेल्फ रूल है। अब मान लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी भी है, तो यानी अपने जो पावर है, अपनी एक जो पावर होती है एक इंसान की, इंडिविजुअल की, वो बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग ट्रांसफर करता है किसी को। सो फेडरलिज्म या फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात करें, इंडियन फेडरलिज्म में क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स है। क्वासी फेडरलिज्म की बात की थी हमने कि हमारा फेडरलिज्म कुछ और तरीके का है, हमने हमारे अकॉर्डिंग बनाया है। तो जो फेडरलिज्म हमारे वाला है, फेडरल तो है, फेडरल, बट विथ यूनिटरी बायस, झुकाव है हमारा केंद्र की तरफ। इंडियन फेडरलिज्म में सेंटर स्ट्रोंग है इधर, और लेकिन कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देने पड़े हैं। उनका हिस्टोरिकल कुछ सिग्निफिकेंस था, हिस्ट्री किसी की कुछ और थी, डिसेंट किसी का कुछ और था, मल्टीपल कारण है, तो जिनके कारण कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस देने पड़े। जैसे आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया, और नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो यूएसए की तरह ये सिमेट्रिकल नहीं है हमारे वाला, और अलाउज यूनिटी प्लस कल्चरल रिकॉग्निशन। हमारा फेडरलिज्म है वो यूनिटी को प्रमोट करता है, और जितने भी हमारी मतलब कि कल्चर्स है उन सबको मान्यताएं देता है, कि सबको रिकॉग्नाइज करके चलता है, सबको एक साथ लेके चलता है। नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस रीजनल आइडेंटिटीज, रिलीजियस आइडेंटिटीज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज एंड कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गोल क्या था? फ्रेटर्निटी, नॉट फोर्स्ड यूनिटी। तो नेशनल आइडेंटिटी, जो राष्ट्रीय पहचान है सबकी, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करके चलता है। किसी की एक जो लोकल आइडेंटिटी है उसको, किसी की कोई धार्मिक पहचान आइडेंटिटी है उसको, किसी की कोई भाषाई पहचान है उसको, और किसी की एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है। तो ये जो चार पहचानें हैं मान लो किसी नागरिक की, या फिर सारे जितने भी नागरिक हैं हमारे इंडिया में, ऑल ऑफ द सिटीजन्स, उन सब की ये अलग अलग होगी पहचानें। सिर्फ एक नेशनल आइडेंटिटी सबकी सेम होगी, हम सारे भारतीय हैं। बाकी ये जो तीन होंगी ये सबकी अलग अलग पहचानें होंगी। तो इन चारों आइडेंटिटीज पहचानों को आपस में एक इक्विलिब्रियम में लेके चलना, एक बैलेंस बना के लेके चलना, वो काम भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे इतिहास में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग हुई थी बहुत बार। मुस्लिम थे, उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे। SC STs थे, उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे। तो गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया था, ऐसा होता तो बंट जाते हम, यूनाइटेड फील नहीं होता, कलेक्टिव जो भावना होती, यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना नहीं होती। सारा जो ब्रदरहुड की बात करते हैं, हम भाईचारे की जो बात करते हैं, तो समझ सकते हो फिर कितना ज्यादा भाई धर्म के नाम पे हिंदुओं के अलग वोट हो रहे हैं, मुसलमानों के अलग वोट हो रहे हैं। फिर तो सारे धर्म के आधार पे ऐसे हो जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इंडिया मान लो कि वैसे ही विभाजित होने लग गया। जाति के नाम पे होने लग जाते हैं कि अब इस समुदाय के वोट हो रहे हैं, अब उस समुदाय के वोट होंगे। तो वो क्या है कि एक डेमोक्रेटिक इंक्लूजन नहीं होता, सारे हम बंटे हो जाते, सेग्रेगेशन हो जाता सबका अलग अलग, वो हमको नहीं चाहिए था। इसलिए क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया, कि सब में एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करनी है, सब में एक फ्रेटर्निटी की भावना लेके आनी है, सब में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना लेके आनी है।
कलेक्टिव आइडेंटिटी बोल दें उसको, कलेक्टिव बिलोंगिंग बोल दें, है ना, या फिर हम क्या है, हम सारे एक है, यूनिटी बोल दें, नेशनल यूनिटी बोल दें, जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है एग्जाम में लिख सकते हो आप। समझना जरूरी है कंसेप्ट को। तो गोल क्या था, फ्रेटर्निटी। सब क्या है कि भावात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करे, भाई बंधु माने एक दूसरे को, रेदर देन की स्टेट जो नेशन है वो धक्के से सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। सो प्रोसीजरल अचीवमेंट्स क्या है, फेथ इन डेलिब्रेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में ओपन डिबेट्स होते थे, रीजन बेस्ड आर्गुमेंट्स होते थे और इंक्लूसिव डिस्कशन होते थे। ये कमिटमेंट दिखाता है डेमोक्रेटिक रीजनिंग को, डेमोक्रेटिक रीजनिंग की। डेलिब्रेशन की बात की हमने कि बहुत ही सोच समझ के कोई निर्णय पे आना, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये एक कंसेप्ट था, प्रिंसिपल था। बात भी हुई थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का जो चैप्टर 4 या 5 है, जिसमें इलेक्शंस की बात हुई है शायद, उसमें ये डेलिब्रेशन वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मान लो कि 3 साल तक, 2.5 3 साल तक उनके डिबेट चले लगातार। तो कितना सोच सोच विचार करके, कितना आपस में यूं रिसर्च करके और कंसेप्ट को रखा गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओपन डिबेट्स होते थे, है ना। भाई सारे क्या है कि एक टॉपिक चूज कर लिया, उसमें सब अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल राय दे रहे हैं, किसको क्या लग रहा है। रीजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स होते थे, कि जो तर्क होते थे वो रीजन के आधार पे होते थे, वो ऐसे ही मतलब कि ओपिनियनेटेड नहीं होते थे, राय बेस्ड नहीं थे, जिनका कोई ना कोई तर्क हो, कारण हो, रीजन हो। सो रीजन बेस्ड क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे। और इंक्लूसिव डिस्कशन, सबको एक साथ लेके चलते थे। कोई कैसा भी मान लो कि एथनिसिटी का हो, कोई कैसा भी धर्म का हो, कोई कैसी भी जाति का हो, कोई कैसे भी कम्युनिटी का हो, सबको एक साथ लेके चल के डिस्कशन होता था। एंड ये एक डेमोक्रेटिक रीजनिंग की, जो लोकतांत्रिक तर्क की क्या है कि एक जो परिभाषा है, जो डेमोक्रेटिक रीजनिंग का एक कंसेप्ट है, उसको दर्शाता है। कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये था, तो आज भी वैसे सबका क्या इंक्लूजन होना चाहिए हमारी डेमोक्रेसी में। स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मान लो कि 4 समुदाय हैं, चारों समुदाय आपस में यूं टकराव में है, एक समुदाय कुछ चाह रहा है, दूसरा कुछ चाह रहा है। तो चारों समुदायों को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के एक निर्णय पे आना पड़ेगा। वो निर्णय पे आएंगे चारों समुदाय, तो वो तभी होगा जब चारों समुदाय अपने अपने कुछ त्याग करें, अपने अपने गोल्स का, लक्ष्यों का, जो जो उनको चाहिए थी डिमांड्स, उनका त्याग करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ये कमजोरी नहीं दर्शाता, ये मैच्योरिटी समझ दिखाता है। पीस बनाने के लिए एक पीसफुल कोलेबरेशन हो सबका, ढंग से क्या है कि पीसफुल तरीके से सभी रह सके। तो 2 टाइप्स होते हैं इसके, बैड कॉम्प्रोमाइज सेल्फ इंटरेस्ट को दर्शाता है, और गुड कॉम्प्रोमाइज बैलेंस बिटवीन वैल्यूज। कॉम्प्रोमाइज भी 2 तरीके के हैं। अब अच्छा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बैलेंस हो गया, मूल्यों का, वैल्यूज का अलग अलग, मान लो 2 समुदाय ले रहे हैं, दोनों आपस में एक गुड कॉम्प्रोमाइज में है, तो दोनों की वैल्यूज का बैलेंस हो गया, दोनों की डिमांड्स क्या थी, दोनों के मूल्य वैल्यूज क्या थी, दोनों खुश हो गए लगभग। लेकिन बैड कॉम्प्रोमाइज क्या है, एक समुदाय दूसरे को दबा दे अपने स्वार्थीपन के चलते हुए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिखाए उसमें, तो वो कॉम्प्रोमाइज बैड हो जाएगा। तो दूसरा समुदाय तो फिर इनजस्टिस फील करेगा। फिर अब वो सारा चैप्टर सोशल जस्टिस वाला ओपन करना पड़ेगा, कि जो अग्रीव्ड है तो उसको कैसे सोशल जस्टिस दिया जाए। नाउ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अकोमोडेशन प्लस कंसेंसस बिल्डिंग। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अकोमोडेशन और कंसेंसस बिल्डिंग को दिखाता है कि जैसे भी क्या है कि अकोमोडेट कर लिया जाए, जैसे भी क्या है कि कुछ एक फैसला देना है, और मल्टीपल कम्युनिटीज है, उन सबको जैसे भी करके राजी कर दिया जाए सबको। लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो उनको करने पड़ेंगे, जैसे तैसे अकोमोडेट कर ले उनको, और सबकी मान लो एक रजामंदी बना ले, कंसेंसस कंसेंसस बिल्ड कर ले सबका। तो अकोमोडेट करना और कंसेंसस बिल्ड करना, इस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे यूं मानता है, ये आइडिया दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्रिटिसिज्म क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सो ये, इट इज अनवियल्डी, बहुत लंबा है, मतलब टू लॉन्ग। रीजन क्या है, इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कवर कमीशंस, इलेक्शंस एटसेट्रा। कि प्रशासन की सारी बहुत सी डिटेल्स मेंशन्ड है इसमें, और बहुत से कमीशंस बने हैं, इलेक्शंस जो है उनका भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जरूरी है वैसे तो लिखना, ये नहीं लिखेंगे तो एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। अनसर्टेनिटी पैदा हो गई तो उसमें वो तनाव पैदा हो जाएंगे। जुडिशरी पे इतना लोड पड़ा हुआ है पहले ही, और ज्यादा जुडिशरी के ऊपर लोड आ जाएगा। वैसे तो सही किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लेकिन जो क्रिटिक होते हैं उनका काम होता है पॉजिटिव नेगेटिव बताना, तो वो बोलते हैं कि ये टू लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस आउटसाइड मेन डॉक्यूमेंट, लेंथ इज नॉट वीकनेस।
लेकिन जो दूसरे कंट्री है, बट अदर कंट्रीज आल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस आउटसाइड मेन डॉक्यूमेंट। जो क्रिटिक ये बोल रहे हैं ना कि इतना लंबा डॉक्यूमेंट बना दिया है, दूसरे कंट्रीज को देखो कि वो उनके मान लो कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है फिर भी हो रही है, तो वो उनका काम चल गया, वैसे हमारा नहीं चल पाएगा। हम बहुत एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज है हमारे इंडिया में, और ऐसे कुछ एम्बिगुअस छोड़ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो अ, अ, वो फिर डिस्प्यूट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जुडिशरी को बार बार वो फिर अपना काम करना पड़ता, जुडिशरी पे और ज़्यादा बर्डन आ जाता। तो कुल मिलाए बात यह है, यदि लेंथी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो लेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कमजोरी नहीं दिखाता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक विस्तृत रूप दिखाता है कि कितना ज्यादा हमारे मतलब कि इंडिया को एड्रेस करके चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कितना ज्यादा हमारे प्रत्येक नागरिक के बारे में सोच के चल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव। कि जैसे कि हम बात करें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जैसे कि उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से चूज नहीं किया गया था, कई ये तर्क लगा रहे हैं। तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोला, वॉइस डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और ओपिनियन रेंज ऑफ व्यूज। तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन था कि डायरेक्ट किसी को भेज दिया, किसी को मान लो कि ओपिनियन बेस पे भेज दिया, रेंज ऑफ व्यूज से, जिसको जैसे यूं लग रहा था कि ये अच्छा विचारक है ना। तो असेंबली रिफ्लेक्टेड डाइवर्स ओपिनियंस, और जो हमारी असेंबली थी, सो आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारी असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल जो है उससे क्या है कि चुनी नहीं गई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है वोट और उससे चुना जाना, है ना, तो वैसे नहीं चुनी गई थी। मान लो कि कुछ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन से हमारे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दिया गया था। ये उनका तर्क है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के चलते क्यों नहीं चुना गया था उनको। तो इसका रिस्पॉन्स क्या दिया गया कि दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन थी हमारी, वॉइस की और ओपिनियन की। वॉइस जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखाता था, और ओपिनियन जो था वो रेंज ऑफ व्यूज, यानी कि कितना ज्यादा जिसका कुछ वो राय है उसके बारे में भी, सबकी राय सुनना जरूरी था ना हमको। तो ये दिखाता है, ये इसका रिस्पॉन्स दिया गया। और रिस्पॉन्स क्या दिया गया, जो असेंबली थी डाइवर्स ओपिनियंस थे उसमें बहुत ज्यादा, तो उसमें सबका इंक्लूजन वैसे ही हो गया कि जिसके जितने मान लो कि जो जो आइडियाज हो, तो वो वैसे पूरी कोशिश की जा रही थी हमारे जो इंडिया के प्रत्येक कम्युनिटी समाज से किसके क्या क्या मतलब कि विचार, राय, ओपिनियंस आ सकते हैं। और जो समाज में जो भी मुद्दे थे उनको वैसे रिप्रेजेंटेशन मिली थी, उनको वैसे कि यूं बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था, उनको रखा जा रहा था। तो सोशल कंसर्न्स जो थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन थी उस समय, दस नॉट कम्प्लीटली अनरिप्रेजेंटेटिव। तो कुल मिला के एक हम बात करें नपी तुली, तो ये बोल देंगे कि ये कहना गलत हो जाएगा कि अनरिप्रेजेंटेटिव थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी पेशी रहेगी हो, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इतनी भी ज्यादा अनरिप्रेजेंटेटिव नहीं थी जितनी ये क्रिटिक बोल रहे हैं। नाउ इट इज एलियन वेस्टर्न। कई बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेस्टर्न रूट से है, हमारे लिए ये एलियन तरह का है, हमारे लिए एक नया सा कंसेप्ट है ना। सो क्रिटिसिज्म क्या है कि ये वेस्ट से बोरो किया गया है, तो इसका प्रत्युत्तर क्या है, नॉट ब्लाइंड बोरोइंग। ठीक है, किया है वेस्ट से बोरो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं किया हमने। हमने बहुत से कंसेप्ट लिए हैं, सेक्युलरिज्म का लिया है हमने, सोशलिज्म का लिया है ना, इक्वलिटी का लिया है, नेशनलिज्म के कुछ कंसेप्ट लिए हैं, लिबर्टी का हमने कुछ कंसेप्ट लिया है। तो हमने एज इट इज आंख मूंद के नहीं वो कंसेप्ट लिए, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे अडॉप्ट किए जा सकते हैं, री इंटरप्रेट करके लिया गया उनको कंसेप्ट को। सिलेक्टिव अडेप्टेशन, और सब कुछ तो यूं किया नहीं हमने, कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो जो हमको ठीक लगा तो सिलेक्टिव, यानी कि उनको सिलेक्ट कर करके ही रखा है, जो ठीक लगा उसको रख लिया और जो ठीक नहीं लगा उसको नहीं रखा। क्रिएटिव सिंथेसिस, यानी कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, अलग अलग वहां से विचार उठाए, फिर उनको क्या है कि जैसे अपने अकॉर्डिंग री इंटरप्रेट किया, और फिर उनको जैसे कि सिंथेसिस किया, फिर उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको रखा है। और जैसे कि अलग अलग मोतियों को जोड़ के एक माला पिरो दिया सुंदर सी, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसाइज किया। इंडियन मॉडर्निटी क्या है हमारी, हाइब्रिड ऑफ वेस्टर्न प्लस इंडिजिनस वैल्यूज। तो जो आजकल बोलते हैं कि कोई पढ़ा लिखा है ना, मॉडर्न है, तो वो बताता है कि हमारे मतलब कि जो वेस्टर्न जो विचार है वो भी है हमारे, और कुछ जो हमारी इंडिजिनस जो हमारे देश के मूल्य है वो भी है। दस इनोवेटिव बोरोइंग नोट इमिटेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोइंग की गई है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज लिए गए हैं बोलेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, उनको री इंटरप्रेट किया गया है। दे आर री इंटरप्रेटेड, वो री इंटरप्रेट किए गए हैं, और वो सिलेक्टिव बोरोविंग की गई है, आंख मूंद के बोरोविंग नहीं की गई है, जो जो अपने अकॉर्डिंग सही लगा वो किया गया है। और ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये नकल नहीं है, किसी की इमिटेशन नहीं है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या लिमिटेशंस है, सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, कि नेशनल यूनिटी का एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंटर में वीकन स्टेट्स, सेंटर स्ट्रॉन्ग है और स्टेट को पावर कम है,
तो पावर जो स्टेट की है वो वीकन हो सकती है स्ट्रॉन्ग सेंटर से। जेंडर जस्टिस, इनसफिशिएंट अटेंशन टू फैमिली लो इनइक्वालिटी, वीमेन्स राइट इन प्रॉपर्टी एंड मैरिजेस। ठीक है, तो कमियां देख रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या है। एक तो हम बात कर रहे हैं ना, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सेंटर स्ट्रॉन्ग है हमारा, जिससे राज्य कमजोर पड़ सकते हैं। अगर अगला जेंडर जस्टिस की बात करें, तो फैमिली लॉ इनइक्वालिटी और वीमेन्स राइट इन प्रॉपर्टी और मैरिज, कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी थी हमको, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाई। फैमिली जो लॉ होते हैं उसमें मान लो कि मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी है आज भी है। और जो वीमेन्स के जो हक है, महिलाओं के जो हक है प्रॉपर्टी में, और शादी जब होती है उनकी, तो इनमें जो हक होते हैं, तो वो उन हकों के बारे में भी अब तक कोई न्याय नहीं दिया गया है ना। तो और क्या कमियां हैं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन क्या है, व्हाई नॉट फंडामेंटल राइट्स? एग्जांपल, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, डिस्पाइट लिमिटेशंस फिलोसफी रिमेन्स इंटैक्ट। सो क्वेश्चन इज, जैसे कि राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बना रहे हो? जैसे राइट टू एजुकेशन चलो बाद में ऐड कर दिया गया था, राइट टू लाइवलीहुड को क्यों नहीं फंडामेंटल राइट बना रहे हो? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ चीजें रखी है, उनको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं लेके आया जा रहा है? यदि किसी चीज को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, तो वो हमारी जुडिशरी के लिए एक क्या है कि कंपल्सन, बाध्यता हो जाएगी कि उसको वैसे जस्टिस देना ही देना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई चीज लिखी है तो जुडिशरी वैसा करने के लिए बाध्य नहीं होती। तो इसलिए जरूरी ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से उठा के फंडामेंटल राइट्स में कोई चीज को लेके आया जाए, तभी जाके हम वो बोलेंगे कि श्योर शॉर्ट हो गया, जो कंसेप्ट है अब पूरी तरीके से एक जो नागरिक है निश्चिंत हो जाए कि उसको ये चीजें फंडामेंटल राइट्स तो मिलेंगी, मिलेंगे ही मिलेंगे, जुडिशरी इंश्योर करेगी। सो इतनी लिमिटेशंस है, फिर भी हम मतलब कि पूरी बात करते हैं, फिलोसफी बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई हम इक्वलिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि हमको ये कमियां देखनी चाहिए, और वहाँ पे क्या और ज्यादा रिफॉर्म्स किया जा सकते हैं, वो हमको क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और ये फ्रीडम स्ट्रगल से जो जो आइडियाज उभर के आए, तो दिस इज एम्बॉडीमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। उन आइडियाज को रखा गया है, उस सोशल अवेयरनेस को, सोशल कॉन्शियसनेस को, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो एक सामाजिक चेतना विकसित हुई थी, उसको भी रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और हम सबकी एक जो कलेक्टिव चेतना है, हम सब सारे मिलके क्या चाहते हैं, कलेक्टिव विल सबकी रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारा प्रियम्बल है, जैसे जस्टिस को रिफ्लेक्ट करता है, लिबर्टी को रिफ्लेक्ट करता है, इक्वलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और फ्रेटर्निटी भाईचारे को रिफ्लेक्ट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे प्रियम्बल पढ़ा हो कभी, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी शुरुआत होती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जब बोला कि हम इंडिया के नागरिक अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, सारे इकट्ठा होके, सारे एक राय करके। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया अपने को फ्रेटर्निटी दिखा रही है, रिपब्लिक का एक नेचर दिखा रही है कि हम रिपब्लिक है, पावर क्या है कि सिटीजन्स के पास में है। मीनिंग क्या है, पीपल्स आर मेकर्स ऑफ देयर डेस्टिनी, यानी कि हम जो नागरिक है भारत के, हम खुद ही हमारी तकदीर के मतलब कि स्वामी है, हम खुद ही हमारी तकदीर लिखेंगे। क्योंकि हमारी पावर हम आगे एमपी एमएलए को दे देते हैं इलेक्शंस के थ्रू। टुडेज अचीवमेंट क्या है, कीपिंग दैट विजन अलाइव। सो कॉन्स्टिट्यूशन का शानदार कंसेप्ट था जब बना, और अब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट शानदार ही है। तो प्रोवाइडेड ये है कि सारे जाने कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमको क्या क्या पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार है, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है। नाउ पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है मोरल विजन और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सारे तीनों इकट्ठे हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक अपनी विचारधारा है, समझ में आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में मोरल विजन लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जिक्र किया गया है। कोर आइडियाज क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, नेशनल यूनिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, डेलिब्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेंथी है, रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, सोचो जरा, एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ये इसके क्रिटिसिज्म है। और लिमिटेशंस क्या है, एक तो भी सेंटर ज्यादा मजबूत है हमारा, जेंडर इश्यूज है अब तक, और कुछ क्या है कि जो डीपीएसपीज है उनको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन फिलोसफी अभी भी हमारी स्ट्रोंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उस फिलोसफी को समझ जाए हम, तो हम जैसे कि जैसे जो एक इंडियन सिटीजन को पावर मिलनी चाहिए, वो पावर हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को लिबर्टी दे सकते हैं। हम एक लिबरल सिटीजन, फ्री सिटीजन, और हम क्या है कि अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी समझ जाएं, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है उसको समझे, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करें, नियमित अध्ययन करें, और हम हमारी पावर्स क्या है वो हम पहचान जाए। सो विद दिस सिलेबस ऑफ पॉलिटी इज ओवर, हमारे 18 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।